जय हिंद दोस्तों। आज से शुरू करते हैं कक्षा 12 फिजिक्स की यूनिट नंबर 2 वैद्युत धारा, जिसमें 2 चैप्टर वैद्युत धारा और सरल परिपथ हैं। दोनों को ऐसे निपटाएंगे जैसे आपने महाकुंभ में डुबकी लगा ली हो, और बिल्कुल भी आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें लगा दिए हैं और बहुत ही बेहतरीन सवालों के उत्तर लिख दिए हैं आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं बेहतरीन कोड के साथ। तो दोस्तों याद रखें, जिसके रिवीजन में दम उसके डिवीज़न में दम, जिसका रिवीजन कम उसका डिवीज़न कम। सबसे पहले समझते हैं वैद्युत आवेश की गति अवस्था को विद्युत धारा कहते हैं। तो दोस्तों जब आवेश चलता है तो आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को चालन में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। आप सिंपल याद रखें, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। साथ साथ में फॉर्मूला में याद होना चाहिए कि I बराबर Q/T होता है। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, परंतु यह एक अदिश राशि है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। ये बात बहुत ध्यान से याद रखना। देखो आगे, प्रचलित प्रणाली के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चालक में धन आवेश वाहकों की दिशा में होती है। मतलब जिधर धन आवेश वाहक जाते हैं उधर ही विद्युत धारा जाती है, परंतु इलेक्ट्रॉनों के विपरीत धारा चलती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है, ध्यान रखना है दोस्तों, याद रखना। आगे आपको बताते हैं J बराबर I/A। तो हमें धारा मिली, धारा एक अदिश राशि थी, हमें ज़रूरत थी एक ऐसी राशि की जो सदिश हो। सदिश में मिला धारा घनत्व। तो एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। J = I/A होता है, मात्रक हो जाएगा एम्पियर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा मात्रक। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में ही होती है, और इसका विमेय सूत्र धारा का A हो जाएगा। ये क्षेत्रफल है तो लंबाई गुणे चौड़ाई L यानी L स्क्वायर ऊपर आएगा तो L⁻⁻2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कि आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यानी स्थानांतरण ही विद्युत चालन कहलाता है। यानी आवेश अगर एक स्थान से दूसरी स्थान पर चला जाए तो उसे क्या कहोगे? वैद्युत चालन कहोगे, राइट। अब देखो, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से एक दिशीय गति करते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध Vd बराबर I/A, यानी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला I/A। चूँकि J होता है तो इसकी जगह J लिख देंगे, अपॉन में N ही आ जाएगा। अनुगमन वेग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको सिंपली ऐसे याद रखो कि जैसे प्रत्येक धातु में बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अनियमित गति करते रहते हैं, राइट। जब उन्हें वैद्युत क्षेत्र के संपर्क में लाते हैं तो वे सभी कैसी गति करने लगते हैं? एक दिशीय गति करने लगते हैं, और इसी एक दिशीय गति को ही अनुगमन वेग कहते हैं। अब देखो, हमें समझना है कि गतिशीलता किसे कहते हैं। तो अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। E/τ/m भी कह सकते हैं, राइट। जहाँ E तथा m, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। तथा टाउ क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए श्रांति काल कितना होता है? 10⁻14 सेकेंड होता है। अब समझते हैं ओम का नियम। ओम ने बहुत बेहतरीन बात बताई थी। क्या कहा था? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाव में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक तार के जो सिरे होते हैं उन पर उत्पन्न होने वाला विभव तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है, और वही नियत किसके बराबर होता है? प्रतिरोध के बराबर होता है। या तो सिंपली जैसे लिखा है ऐसे याद रखो, राइट। यानी V प्रोपोर्शनेट क्या हो जाएगा? I। जब प्रोपोर्शनेट हटाओगे तो R लग जाएगा, तो V = हो जाएगा IR, जहाँ R क्या है? चालक का वैद्युत प्रतिरोध है। ओके, यहाँ तक की बात कन्फर्म हो गई होगी।
अब चलते हैं आगे। अनुगमन वेग तथा विभवांतर में क्या संबंध है? तो अनुगमन वेग समझ गए कि प्रत्येक धातु में बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अनियमित गति करते रहते हैं। जैसे वो वैद्युत क्षेत्र के संपर्क में आते हैं एक दिशीय गति करने लगते हैं, इसे ही अनुगमन वेग कहते हैं, राइट। तो वी डी बराबर होता है वी ई टाउ अपॉन एम एल। टाउ क्या है अभी बताया, श्रांति काल है। ई क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश। वी क्या है विभव है। एम क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, राइट। एल क्या है लंबाई। तो ये याद रखना। आगे चलते हैं, समझते हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो दोस्तों जितने भी आप चार्जर, मोबाइल फ़ोन और पंखा, टेलीविज़न, फ्रिज, कूलर, ये सभी चीज़ें क्या है धारा का विरोध करती हैं, क्योंकि जब इनमें धारा बहती है ना तो ये गर्म हो जाती हैं। तो याद रखना किसी चालक द्वारा वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में लगाए गए अवरोध को ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मान चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात के बराबर होता है, जो कि ओम ने ही बताया था V अपॉन I इक्वल टू R होता है। इसे आप ML अपॉन ANE² टाउ भी याद रखेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। M क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L क्या है लंबाई, A क्या है क्षेत्रफल, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E² क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टाउ क्या है श्रांति काल है, राइट। तो ये किसके इक्वल होता है, नियतांक के इक्वल होता है। अब यहाँ ध्यान रखना एक बात क्या, कि प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है। तो प्रतिरोध में विभव का याद रखो पहले। विभव का क्या होता है, विभव का होता है ML² T-3 A-1, और ये धारा का हो जाएगा ए ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा -2। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता को G से प्रकट करते हैं। G बराबर 1 अपॉन क्या हो जाएगा R। अब प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, राइट। अब इसका जो विमीय सूत्र होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब इसमें जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, यानी m की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर 3 और A की पावर 2 हो जाएगा, राइट। यहाँ की बात बहुत ध्यान से समझना और बहुत ध्यान में भी ये बात रखना। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों समझते हैं कि भैया विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो देखो ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जे क्या है धारा घनत्व। तो बस यहीं से समझ लो, याद रखो परिभाषा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ से भी याद कर सकते हो, किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। फिलहाल आप ये याद रखना, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जे क्या है धारा घनत्व, तो इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखो ई बराबर V अपॉन L होता है, जे बराबर I अपॉन A होता है, वहाँ से क्या निकल के आ जाएगा RA अपॉन L। R क्या है प्रतिरोध, A क्या है क्षेत्रफल, L क्या है लंबाई। तो यहाँ देखना इसका मात्रक क्या हो जाएगा ओम, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बचेगा ओम मीटर। तो इसका मात्रक क्या होता है ओम मीटर। अब देखो ओम मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का भी मैं सूत्र सीख चुके हो, राइट। अब उसी प्रतिरोध में 1 मीटर और बढ़ा दो, वहाँ L² था, यहाँ L³ हो जाएगा, यानी ML³ T-3 A-2 आ जाएगा। अब इस विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, यानी सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो हो जाएगा। इसका भी मैं सूत्र इसका उल्टा हो जाएगा, यानी M-1 L-3 T3 A2 हो जाएगा। अब समझते हैं किसी धातु की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। सीधी बात है, अगर किसी चालक तार में आप क्या बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, राइट, तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, गर्मी में चीज़ें जल्दी फूक जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, क्योंकि गर्मी में जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, तो तार और बहुत जल्दी गर्म होकर पिघल जाते हैं। तो इसके फार्मूला याद रखना, रो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी। अब ये जो अल्फ़ा है वो है क्या, धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक है, धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक है, राइट। अब चलते हैं आगे। अब समझो दोस्तों, किसी धातु का प्रतिरोध भी ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। बिल्कुल सही, अभी बताया हमने, जैसे ही आप धारा प्रवाहित करते हो ना, तब तो तार गर्म ही होता है, लेकिन अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी की वजह से भी और तार गर्म हो जाता है, तो पंखा बड़बड़ा के फूक जाते हैं जल्दी गर्मी में, राइट। तो आर टी इक्वल टू याद रखना R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा टी। अल्फ़ा क्या है, फिर से वही अल्फ़ा क्या अभी बताया था, अल्फ़ा है धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या है, धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक। अब देखो ध्यान रखना कि जो हमारे घर में अमीटर लगा होता है, राइट, जो वोल्टेज जो धारा को नापता है उसे श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और जो वोल्ट मीटर लगा होता है ना,
जो हमारे स्टेपलाइजर में एक सुई जैसी लगी होती है ना, आप बताती रहती 220 आ रहा 150, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं, उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में व्यय वैद्युत ऊर्जा कितनी होगी, तो देखो W इक्वल टू, पहले तो विद्युत ऊर्जा समझो क्या होती है। तो देखो किसी चालक तार को आवेशित करने के लिए दी गई ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। वैद्युत ऊर्जा V W बराबर क्या हो जाएगा V Q, Q बराबर क्या होता है IT, तो इसकी जगह लिख दो IT, तो VIT एक और फार्मूला हो जाएगा, राइट। फिर अगर आप V को एलिमिनेट करना चाहते हो तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हो IR, तो I जैसे ही IR लिखोगे तो यहाँ I पहले से भी एक है, तो I स्क्वायर RT हो जाएगा, राइट। अब अगर मान लो आप यहाँ से R को एलिमिनेट कर रहे हो तो R बराबर होता है V अपॉन आई, राइट, या I को एलिमिनेट कर रहे हो तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन आई, V अपॉन R, तो V स्क्वायर बटे R स्क्वायर, एक R से R कैंसिल, यानी V स्क्वायर बटे R इंटू टी जूल हो जाएगा। अब देखो वैद्युत शक्ति क्या होती है, तो देखो ऊर्जा क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा W बटे टी, मतलब कोई काम करते हो ना तो काम करने में तो टाइम लगता है यार, समय लगता है, तो उसी में क्या होता है उसमें आपकी ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है ना, आपकी ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है दूसरी ऊर्जा में, और वो ऊर्जा ट्रांसफ़र होने में टाइम भी तो लगता है। जैसे खाना खाते हो तुरंत पच जाता है क्या, तो खाना पचाने में भी टाइम लगता है। तो हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति का मतलब होता है ऊर्जा क्षय होने की दर। P बराबर W बटे टी, W बराबर क्या लिख सकते हैं, तो W बराबर लिख सकते हैं VQ, तो VQ अपॉन टी, Q बराबर क्या लिख सकते हैं IT, तो I से I कैंसिल, क्या आ जाएगा VI। अब वही क्या है टी यहाँ है, इन फार्मूले में जहाँ जहाँ टी है वो टी तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा VI, यहाँ आ जाएगा I स्क्वायर R, और यहाँ हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, राइट। एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या है। तो आपके घर में मान लो 1 किलोवाट का कनेक्शन है, राइट। अब उस 1 किलोवाट कनेक्शन द्वारा 1 घंटे में जितनी ऊर्जा ली जा रही है उसे ही कहते हैं 1 किलोवाट घंटा। मतलब 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किलोवाट घंटा में व्यय वैद्युत ऊर्जा, मतलब जो यूनिट की संख्या होती है, कितने यूनिट बिजली तुमने खर्च करी, तो वही यूनिटों की संख्या इस फॉर्मूले से निकाली जाती है, क्या कि वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटे 1000। अब देखो वोल्ट गुणे एम्पियर वो तो P के बराबर होता है, तो वाट गुणे घंटा बटे 1000 भी लिख सकते हो। अब प्रतिरोधों का संयोजन, तो दो तरीके से प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में कैसे करते हैं, तो श्रेणी क्रम में ध्यान रखना, जैसे पहला प्रतिरोध है उसके पिछले सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, राइट। यही क्रम चलता रहता है। जैसे आप प्रेयर करते हो प्रार्थना में खड़े होके, तो दूसरे की पीठी तुम्हारे हाथों से जुड़ी रहती है और तुम्हारी पीठी दूसरे के हाथों से जुड़ी रहती है, यही श्रेणी क्रम होता है, राइट। अब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का फॉर्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, राइट। अब इसमें समान क्या रहता है, इसमें धारा का मान समान रहता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, और इसी में प्रतिरोध का मान मैक्सिमम मिलता है। समांतर क्रम क्या होता है, तो समांतर क्रम में क्या करते हैं, समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनके एक टर्मिनल को एक साथ और पीछे वाले सिरों को एक साथ जोड़ देते हैं। यहाँ से जो तुल्य प्रतिरोध मिलता है वो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 मिलता है, राइट। इसमें क्या चीज़ समान होती है, वोल्टेज समान होता है और R का मान मिनिमम होता है। इसीलिए दोस्तों जो घरों में वायरिंग की जाती है ना वो समांतर क्रम में की जाती है, ताकि हमारे घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं सबको वोल्टेज समान मिले। वरना तो पता चलेगा पंखा को ज़्यादा वोल्टेज मिल गया और फ्रिज को कम वोल्टेज मिला, गड़बड़ा जाएगा अगर श्रेणी क्रम में लगा दिए ना। तो समांतर क्रम में लगाते हैं, जितना भी कनेक्शन होता है वो सब किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है। अब चलते हैं आगे। अब देखो समझते हैं दोस्तों कि सेल क्या होती है। तो जो तुम अपने घर में बैटरियां यूज़ करते हो, क्यों यूज़ करते हो, कारण समझो। देखो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेती है, राइट। जैसे बैटरी में क्या तेजाब है तो उससे क्या करंट बन जाता है ना, तो तेजाब क्या है, रासायनिक ऊर्जा है, उससे क्या बनी विद्युत, वही विद्युत ऊर्जा है। तो विद्युत ऊर्जा को बना के क्या करती है, परिपथ में कंटिन्यू करंट को फ्लो कराए रखती है ना। इसीलिए तो घर में स्टेबलाइज इन्वर्टर लगाते हो ताकि लाइट चली जाए फिर भी हम अपने घर में क्या लाइट बनाए रखें। तो यह आवेश के प्रवाह की निरंतरता को बनाए रखती है। अब समझते हैं विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो देखो एकांक आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको ऐसे समझो, जैसे ये सेल है,
तो क्या करो, एकांक आवेश को इस सेल सहित इस बाह्य परिपथ में एक बार प्रवाहित करने के लिए इस सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाएगी उसी को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। E = W/Q हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखो W क्या है, जूल, Q क्या है, क्या आवेश, तो क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम। एक मात्रक हो जाएगा, दूसरा तो वोल्ट हो गई होगा। अब समझते हैं टर्मिनल विभवांतर। तो देखो, एकांक आवेश को सेल सहित बाह्य परिपथ में एक बार प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो V = W/Q फिर हो जाएगा, तो W का मात्रक जूल और Q का क्या हो जाएगा, कूलाम। अब यहाँ से हमें मालूम हो गया क्या, अब देखो भैया, सेल जो रिमोट में मान लो सेल पड़ी है, बाजा में जो सेल पड़ी है, थोड़े दिन बाद पिचपिचा जाती है ना, पानी फेंकने लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि सेल के बाहर थोड़ा समस्या है, सेल के अंदर समस्या आई है। अब सेल के अंदर अगर प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है, सेल के अंदर समस्या उत्पन्न हुई है, तो उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। तो क्या याद रखोगे, सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा धारा प्रवाह के मार्ग में लगाया गया अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसे r से प्रकट करते हैं। अब सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, तो याद रखना E = I R होता है। अब देखो I और R की गुणा करा लो, तो IR प्लस यहाँ हो जाएगा I × r। IR किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है। तो यहाँ V लिख देंगे, तो E = V + IR आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों ये समझो कि वहीं से अगर हम R का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, E/V - 1 × R। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जहाँ R क्या है, बाह्य प्रतिरोध है, E क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है, V क्या है, विभव है, और r क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। अब समझो, जब आप बैटरी चार्ज करते हो तो उस दौरान क्या होता है, चार्जिंग के दौरान फॉर्मूला जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है, यानी E बराबर क्या हो जाएगा, V - R IR। इसको ऐसे समझो, जैसे जब चार्ज नहीं कर रहे थे तो भैया बैटरी से ऊर्जा बाहर आ रही थी। अब जब चार्ज कर रहे हो तो बैटरी के अंदर ऊर्जा जा रही है ना, तो अंदर वाली जो बाहर वाली है वो ज़्यादा हो जाएगी और अंदर वाली कम हो जाएगी, तभी तो अंदर जा पाएगी। तो ध्यान रखना ये बात। अब देखो, यदि आप श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ रहे हो, राइट, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला धारा क्या क्या आता है, I = N n कैपिटल E अपॉन में क्या आ जाएगा, R प्लस N × r। अब देखो, क्यों जोड़ोगे श्रेणी क्रम में सेलों को, बैटरियों को, बहुत सारी बैटरियों को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ोगे, तो कारण समझो। सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजन या संयोजित करने से आपको लाभ कम मिलेगा जब बाह्य प्रतिरोध की तुलना में सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो। मतलब बाहरी प्रतिरोध बहुत ज़्यादा और सेल का प्रतिरोध बहुत कम हो, तब हम सेलों को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है। अब देखो दोस्तों, अब समांतर क्रम में क्यों जोड़ोगे, तो देखो, मान लो E वैद्युत वाहक बल तथा r आंतरिक प्रतिरोध के N सेल समांतर क्रम में आप जोड़ रहे हो। अब समांतर क्रम में जोड़ क्यों रहे हो, कारण समझो। समांतर क्रम में इसलिए जोड़ रहे हो, सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करना तब लाभदायक होता है जब सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाए, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है I = N कैपिटल E अपॉन n कैपिटल R प्लस r, राइट। तो ये दोनों बातें याद रखना। अब समझते हैं कि सेलों को मिश्रित क्रम में क्यों जोड़ते हैं। मिश्रित का मतलब कुछ को श्रेणी कुछ को समांतर क्रम में कब जोड़ते हैं, जब सेल का बाहरी प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, I = MNE अपॉन M कैपिटल R प्लस N × r, राइट। यानी देखो, ध्यान से समझना, यहाँ पे एक बात लिखी है, क्या सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन से अधिकतम धारा प्राप्त होने के लिए सेलों के संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध परिपथ के बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। और उस स्थिति में ध्यान रखना, R = आप लिख सकते हो N × r अपॉन M। अब दोस्तों, जो पढ़ने जा रहे हो ये पेपर में 100% आता है, इसे तो आपको बिल्कुल जुबान पे रट लेना है। अगर ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता। देखो, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ संबंधी 2 नियम दिए। क्या बताया, प्रथम नियम अथवा संधि का नियम। तो इसमें यह बताया गया कि किसी परिपथ किसी दिश धारा परिपथ की संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो वही बात याद रखना, क्या
किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ध्यान रखना है, यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। द्वितीय नियम अथवा लूप का नियम क्या होता है? किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई इंटू आर। और यह नियम जो लूप का नियम है, ये आवेश संरक्षण पर आधारित नहीं है, बल्कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीट स्टोन परिपथ या व्हीट स्टोन सेतु। देखो इसमें क्या होता है, इसमें 4 प्रतिरोध लेते हैं, चारों को एक समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं, राइट, जिन्हें हमने माना P, Q, R और S। अब क्या करो, इसके एक विकर्ण इसका DB है और एक विकर्ण इसका AC है, राइट। इसके एक विकर्ण से गैल्वेनोमीटर और कुंजी लगा देते हैं तथा दूसरे विकर्ण से क्या करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं और एक कुंजी लगा देते हैं, राइट। अब पता चल, देखो यहाँ से जैसे ही आप ये कुंजी बंद करते हो, राइट, मतलब ये कुंजी ऐसे बंद की तो यहाँ से करंट जाना शुरू हुआ, फिर इस कुंजी को बंद किया, राइट। अगर यहाँ 0 ही लिख के आ रहा गैल्वेनोमीटर में, तो याद रखना ये शून्य विक्षेप की स्थिति है। इस स्थिति में क्या होता है, इस समांतर चतुर्भुज के संगत किन्हीं 2 संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष अन्य 2 संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसे मैंने डिटेल से लिखा है, आगे अभी आपको बताएंगे। अभी आप इतना याद रखना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा P/Q इक्वल टू R/S, राइट। ये दोस्तों मैंने लिखे हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल इस चैप्टर के, इनको आप कर लीजिए। आपका कल्याण नहीं बल्कि आप कर सकते हैं टॉप। देखो किरचॉफ का जो पहला नियम और दूसरा नियम 5 नंबर में आए तो आप इतनी पूरी डिटेल से शिद्दत से लिख के आना, राइट। 3 नंबर में आए तो अभी बताया था उतना लिख देना, काम चल जाएगा, राइट। देखो किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉ, संधि का नियम पहले क्या कहता है, जंक्शन लॉ। अब देखो ये क्या है, संधि है, तो वही याद रखना, क्या, किसी दिष्ट धारा परिपथ की संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय का मतलब है जो आने वाली है वो प्लस और जो जाने वाली है वो माइनस, राइट। वही बात लिखी है, क्या, किसी दिष्ट धारा परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य है। ये क्या है, ये संधि है, राइट। यहाँ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य है। इस संधि की ओर जो आ रही हैं वो प्लस हैं। जैसे देखो I1 आ रही है तो I1, I2 आ रही है तो ये प्लस, I3 आ रही प्लस, I4 प्लस, I5 प्लस, I6 जा रही माइनस, I7 जा रही माइनस, I8 जा रही माइनस। सबका बीजगणितीय योग क्या हो गया, शून्य हो गया। बस यही बात याद रखना, क्या, किसी दिश धारा परिपथ की संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन ऑफ डायरेक्ट करंट सर्किट इज 0। इंग्लिश में भी लिख दिया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखना, पेपर में 100% आता है। आप समझते हैं दोस्तों लूप का नियम, किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अभी हम इसको आपको प्रूफ करके बताते हैं। द अलजेब्रिक सम of the products of currents flowing in different sections of a closed circuit and their respective resistances is equal to the algebraic sum of all the electromotive forces। इंग्लिश में भी लिख दिया है, तो आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में याद कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम है तो, हिंदी मीडियम है तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों यहाँ समझो, देखो सबसे पहले क्या लेना है, आपको एक सेल लेना है, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 हो जाएगा। इससे हमने क्या जोड़ा, एक प्रतिरोध R1 जोड़ा, राइट। फिर दूसरा लिया ऐसे ही E2, फिर तीसरा लिया यहाँ केवल प्रतिरोध लिया, सबको एक साथ कनेक्ट कर लिया। अब देखो करंट किधर जाएगा, प्लस से माइनस की ओर, इसका प्लस से माइनस की ओर, तो ऐसे जाएगा। अब देखो यहाँ से करंट चला I1,
यहाँ से I2, तो यहाँ पर कितना हो गया I1 प्लस I2, राइट। लूप नंबर 1 लूप नंबर 2 हो गया। अब देखो लूप ABCD में, ABCD में, राइट। देखो क्या कहा गया, नियम क्या कहता है कि धारा और उसके संगत प्रतिरोध, तो ये धारा कितनी इसमें बह रही है I1, प्रतिरोध कितना है R1, तो लिख दिया I1 R1। अब देखो ये जा रही इधर, ये आ रही इधर, तो टकराएंगे आपस में, माइनस हो जाएगा I2 R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 में से E2 घटा दो, E1 माइनस E2। अब आ जाओ लूप CDEF में, देखो CDEF में, तो दोस्तों इसमें क्या है कि देखो धारा कौन सी है, ये I1, इसका प्रतिरोध क्या है I2, धारा I2 है, प्रतिरोध R2 है, तो क्या हो जाएगा I2 इंटू R2 प्लस इसी की दिशा में है ये, तो प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे I1 प्लस I2, ये हो जाएगा R3, बराबर किसके हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा E2 के, राइट। यहाँ तक की बात समझ गए होंगे, बस इतना ही लिख देना है, 5 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता। अब आओ व्हीट स्टोन की बात करते हैं। तो देखो व्हीट स्टोन में हमने अभी आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज लेना है जिसकी 4 भुजाओं पर प्रतिरोध लगा देना है PQRS, राइट। PQRS ले लिया, इसके एक इसका ये विकर्ण लिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, राइट। दूसरे में क्या लगा दी, बैटरी, और क्या लगा दी, कुंजी। अब यहाँ समझना बहुत ध्यान से, क्या मैंने बताया था कि जब इस कुंजी को आपने क्या किया, ऑफ़ किया, यहाँ से ऑफ़ किया, तो इसमें करंट जाने लगा। अगर यहाँ 0 लिख के आ रहा है तो उसे शून्य विक्षेप की स्थिति कहेंगे। तो क्या होगा, शून्य विक्षेप की स्थिति में चतुर्भुज की किन्हीं 2 संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए इसको इंक्लूड किया है। ध्यान रखना, इसे भी याद कर लेना है। क्या इंग्लिश में याद करोगे तो क्या लिखोगे, इन केस ऑफ 0 कट ऑफ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ एनी 2 एडजेसेंट साइड ऑफ द quadrilateral is equal to the ratio of resistances of the remaining 2 adjacent sides। तो दोस्तों अब समझते हैं, अब ये जो संगत भुजाएं थी, तो देखो इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या था। आप देखो यहाँ पर क्या है P, और यहाँ क्या है Q, यहाँ क्या है R, और यहाँ क्या है S, तो वही लिख देना है, क्या, PQ/RS। अब देखो बंद पास ABCD में किरचॉफ के लूप नियम से, देखो बंद पास कौन सा लिया है, ABDA लिया, तो देखो ये तो धारा इधर जा रही, ये धारा इधर जा रही, तो विपरीत है, तो क्या हो जाएगा I1P माइनस I2R, तो I1P माइनस I2R बराबर 0, तो I1P इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा I2R, राइट। अब ले लो बंद पास ACDB, देखो ACDB, अब ये धारा तो ऐसे आ रही, ये ऐसे जा रही, तो ये भी तो आपस में क्या है, विपरीत ही हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा I1Q माइनस I2S, तो देखो I1Q माइनस I2S बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ये दूसरे के बराबर हो जाएंगी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को कर दो भाग, जब भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, जब भाग कर दोगे तो I1P बटे I2Q इक्वल टू I2R बटे I2S, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा P/Q इक्वल टू R/S। यही बस इसका प्रूफ है, और इसे तो करना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेरिवेशन भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो आप क्या करो, पहले एक धातु ले लोगे, इस धातु में क्या है, बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपने क्या किया, इसमें एक बैटरी लगा दी, तो प्लस से इधर जा रहा है तो करंट प्लस से जाएगा ऐसे माइनस की ओर, अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके विपरीत, इसकी लंबाई टोटल मान लो L है, राइट। वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है, P और Q एक धातु है। अब आपने पढ़ा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र के संपर्क में आएंगे तो इन्हें एक दिशीय गति करनी पड़ेगी, इसे ही अनुगमन वेग कहते हैं। अब हमें ये निकालना है कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हैं कितने, तो देखो इसके एकांक आयतन में स्थित इलेक्ट्रॉन गुणे कुल आयतन, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे आयतन। आयतन को क्या लिख सकते हैं, V बराबर A इंटू L, तो यहाँ हो जाएगा A इंटू L। A मतलब क्षेत्रफल और L मतलब लंबाई, क्योंकि
जो आयतन होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, मतलब त्रिविमीय। तो ये द्विविमीय और एक विमीय, तो त्रिविमीय हो गया, यहाँ रख दिया। अब देखो क्यू बराबर होता है, यानी ये एन का मान उठाओ, कैपिटल एन का मान, और यहाँ पे रख दो। तो जब रखोगे तो क्या क्यू बराबर क्या आ जाएगा, इस एन की जगह एन ए एल, तो ये आ गया एन ए एल, और ये ऐसे लिख लिया, राइट। अब चलते हैं आगे और समझना दोस्तों ध्यान से। यहाँ पे देखो कि भैया बी डी बराबर चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जाने में समय भी तो लगेगा। अब यहाँ से समय निकाल लो, तो लंबा यहाँ क्या हो जाएगा, दूरी, और बटे में वेग। अब देखो आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू बराबर क्या था, एन ए एल ई, यहाँ पे लिख दिया एन ए एल ई। और टी बराबर क्या था, एल अपॉन वी डी, तो एल अपॉन वी डी, एल से एल उड़ा दो, वी डी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, राइट। अब देखो इस वी डी का मान जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इस वी डी को या तो इधर भेज दो डायरेक्टली, इधर भेज दो मान लो, ठीक है। तो आई कहाँ जाएगा, नीचे। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, देखो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से जब इसके मान निकालोगे तो इसके साथ में जितनी चीज़ें गुणे में हैं वो सब इसके बटे में आ जाएंगी। तो बस वी डी बराबर क्या आ जाएगा, आई अपॉन ए एन ई, प्रूव हो गया। ये ध्यान रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा ये भी जाता है। देखो दोस्तों थोड़ा तीन तिकड़म कर सकता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर वो ये पूछ दे कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध बताओ, तो लगाना वैसे ही है, बस आई अपॉन ए धारा घनत्व ही होता है, तो आई अपॉन ए की जगह जे लिख देना, बस जे अपॉन एन ई, बस प्रूव हो जाएगा। लगाना वैसे ही है। ये डेरिवेशन भी आपको सीख लेना है, क्या, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से वही एक धातु ले ली, धातु को वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया एक बैटरी से, तो इसमें जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो सब एक दिशा में गति करने लगे, क्योंकि करंट प्लस से किधर जाएगा, माइनस की ओर, तो इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत जाएंगे। इसकी लंबाई एल मान लेंगे, इसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो ये है। तो देखो दोस्तों जैसे ही इसमें करंट जाएगा तो इसमें कोई ना कोई वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि ई बराबर वी अपॉन एल होता है फॉर्मूला, राइट। अब जैसे ही इसमें वोल्टेज क्रिएट होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी तो उत्पन्न हो जाएगी, यानी ई बराबर एफ अपॉन क्यू। अगर यहाँ से एफ का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ का मान निकालोगे, यानी क्यू, क्यू क्या इसमें आवेश है, क्या आवेश, तो इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू की जगह लिख दो ई। अब देखो एफ अपॉन यहाँ हो गया ई, एफ का मान निकाल लो तो ई इधर आ जाएगा, तो ई इंटू कैपिटल ई। अब कैपिटल ई का मान वी अपॉन एल है, तो ई का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख दो। जब समीकरण 2 में रखोगे तो क्या आ जाएगा, तब आपके पास आ जाएगा F बराबर ई वी अपॉन एल। अब देखो F बराबर होता है एम ए, राइट। एम ए क्यों लिया, क्योंकि जब बल लगेगा तो त्वरण भी तो उत्पन्न हो जाएगा। अब इन दोनों की क्या करा दो, तुलना, तो F से F कैंसिल, एम ए बराबर क्या हो जाएगा, ई वी अपॉन एल। अब यहाँ से ए का मान निकाल लो तो एम आ जाएगा नीचे, ई वी अपॉन एम एल, राइट। अब देखो दोस्तों, माना इलेक्ट्रॉन जितने भी थे उनके प्रारंभिक वेग हमने मान लिया u1, u2, u3 डैश un थे, लेकिन किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग कितना बढ़ गया, ए टाउ बढ़ गया, उसमें मान लो ए टाउ की वृद्धि हो गई, तो उनके नए वेग क्या हो गए, v1, v2, v3 डैश vn। तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, पहले वेग u1 था, बढ़ कितना गया, ए टाउ, तो इसमें कितना जोड़ दोगे, ए टाउ, ऐसे सब में जोड़ते चले जाओ। तो v2 बराबर क्या मिल जाएगा, u2 प्लस ए टाउ, v3 बराबर u3 प्लस ए टाउ, ऐसे vn बराबर un प्लस ए टाउ मिल जाएगा। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही उनका अनुगमन वेग होता है, यानी इनका औसत वेग निकाल लो, वही अनुगमन वेग vd हो जाएगा। तो vd बराबर क्या लिखोगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश vn अपॉन n। अब v1 का मान कितना है वही यहाँ रख लो। देखो दोस्तों v1 का मान क्या है, u1 प्लस ए टाउ, यहाँ लिख लिया u1 प्लस ए टाउ। ऐसे v2 का मान u2 प्लस ए टाउ, v3 का मान u3 प्लस ए टाउ, vn का मान कितना है, vn का un प्लस ए टाउ, यहाँ लिख लिया। अब देखो u1, u2, u3, un अपॉन n, इसको अलग कर लिया, ए टाउ ए टाउ ए टाउ ए टाउ, कितनी बार, n बार है, तो n से गुणा करा तो n ए टाउ अपॉन n से n कैंसिल हो गया। अब देखो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत तापीय वेग शून्य होता है, हमें पता है कि भैया कितना भी लड़ लो अंतिम परिणाम सुलह है। तो क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश प्लस un अपॉन n, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। जब ये जीरो हो जाएगा
तो बचेगा क्या, तो बचेगा आपके पास वी डी इक्वल टू ए टाउ, राइट। अब ए टाउ बचा। अब वहीं समीकरण 5 से ए का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो देखो समीकरण 5 में जो ए का मान था, ए का मान कितना था, तो देखो ए का मान ये था, ई वी अपॉन एम एल था। तो ई वी अपॉन एम एल जब यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो वही बात है, देखो ए टाउ की जगह ई वी अपॉन एम एल रखा, ई वी अपॉन एम एल, तो ए टाउ ये अपने आप आ गया। वही लिखा समीकरण 5 में ए का मान रखने पर, तो देखो इतना आ गया। अब देखो दोस्तों यहाँ v का मान निकाल लो इसका, तो ये इधर चला जाएगा, ये चीज़ इसके बटे में आ जाएगी, तो v बराबर वी डी एम एल अपॉन ए टाउ ई टाउ आ जाएगा। अब देखो वी डी बराबर होता है आई अपॉन ए एन ई, होता है ना, इसको यहाँ रख लो वी डी की जगह लिखा आई अपॉन ए एन ई टाउ पहले ही से था, तो v अपॉन आई इक्वल टू क्या आ गया, एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। अब देखो v अपॉन आई प्रतिरोध होता है, तो इतनी चीज़ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगी, प्रतिरोध। वही बताया था मैंने कि इसे याद रखना जरूरी है, तो इसकी जगह पे क्या लिख दो r, और यही प्रूव हो गया क्या, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। अब बारी है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों की, जिन्हें कहते हैं न्यूमेरिकल। सबको बच्चों को लगता है न्यूमेरिकल से डर, तो आइए आपका डर मिटाते हैं। देखो पहला न्यूमेरिकल, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल लिए गए सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। देखो क्या कहा गया, एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल आर। सेलों को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, तो 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल, तो ये ई दिया है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर दिया है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर दिया है, वी बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो ओम का नियम अगर लगाएं तो ओम का नियम क्या कहता है, वी अपॉन आई बराबर आर, तो टोटल आर भाई, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध जुड़ जाएंगे, और ई की जगह तो क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल वी की जगह, तो यहाँ हो जाएगा ई अपॉन आई इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देखो यहाँ से आई का मान निकालो, तो आई इधर जाएगा, ये चीज़ बटे में आ जाएगी, इतना आ जाएगा। अब क्या करो, अब दोनों पक्षों में आर से करा दो गुणा, तो यहाँ भी आर यहाँ भी आर, तो आई आर और यहाँ आर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब आपको पता है आई आर बराबर क्या होता है, वी, तो इतने की जगह क्या लिख दो, वी। अब आपको सब मान तो दिए, कैपिटल आर का मान कितना दिया 2.9, तो इसकी जगह लिख दो 2.9, ई का मान कितना दिया 1.5, यहाँ लिख दो 1.5, और कैपिटल आर का मान 2.9 या 2.9, और आर का मान 0.1। अब जब इसकी गुणा कराओगे तो आएगा 4.35, और जब जोड़ोगे तो 9 और 1 10, 10 का 0, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो पॉइंट के यहाँ 3.0 होगा, तो पॉइंट के बाद जो जीरो उसकी कोई वैल्यू नहीं, 3 से भाग कर दो, 3 एक गन 3 बचा 1, यहाँ हो गया 13, तो 3 चक्कू 12 बचा 1 तिपच 15, तो ये आंसर आ गया। ये दोस्तों सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना, सीख लो किसी भी तरीके से। देखो एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, राइट, तार की त्रिज्या को खींचकर आधा कर दिया जाता है, नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। देखो माना कि जो प्रारंभ में हमें प्रतिरोध दिया R1 वो है 2 ओम, अब हमने तार की त्रिज्या, पहले त्रिज्या थी R, दोबारा खींच के कर दी आधी, तो R/2 हो जाएगी, राइट। अब देखो भैया, मान लो 1 किलो की चीज़ आप खींच के लंबी चाहे जितनी कर लो, रहेगी तो 1 ही किलो, तो मतलब आयतन तो बराबर रहेगा, तो प्रारंभिक आयतन बराबर बाद का आयतन, तो आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, तो A1 L1 बराबर A2 L2। अब देखो ए क्या है, तो तार का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वृत्त जैसा होता है ना, मोटा तार नीचे की तरफ, तो पाई R1 स्क्वायर L, और यहाँ हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर L, पाई से पाई उड़ा दो L1, और ये चीज़ इधर आ जाएगी L2, तो ये R1 R2, और ये नीचे आ जाएगा R1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। R2 का मान कितना है R/2, तो इसकी जगह लिख दिया R/2, इस R की जगह है R से R उड़ा दो, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, तो 1/4 आ गया। अब देखो रो बराबर R बराबर क्या होता है, रो L बटे ए, R2 बराबर रो L2 बटे A2। अब इस समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर दो भाग, तो R1 बटे R2, फिर रो L1 अपॉन A1, और ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा A2 अपॉन रो L2, रो से रो उड़ा दो, तो क्या हो जाएगा L1 बटे L2, L1 बटे L2, A2 बटे A1। अब A2 की जगह क्या लिखोगे, पाई R2 स्क्वायर, और A1 की जगह पाई R1 स्क्वायर, पाई से पाई उड़ा दो, तो बचा क्या, R1 बटे R2 इक्वल टू 1/4 बच गया।
अब देखो 1/4 कैसे है, L1/L2, L1/L2 का मान 1/4, तो इसकी जगह क्या लिख दिया 1/4। यहाँ क्या होगा, R2 की जगह क्या लिखोगे R/2, तो यहाँ R/2। इस R1 की जगह क्या लिखोगे R, तो R से R उड़ा दो, फिर 1/4, तो 1/4 1/4 4 चक्कू 16, यहाँ छोला आ गया। अब इस छोले को भटूरे में बदल दो, मतलब इधर गुणा करा दो, 16 दूनी 32 और R2 51 R2, तो R2 बराबर 32 ओम आ गया। ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, क्या कह रहा है, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, तो हमने आपको बताया वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, अभी पीछे बताया था, तो वैद्युत ऊर्जा हो गया इसका उत्तर। फिर कह रहा है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो देखो 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, तो 1000 वाट होंगे। 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 3600 सेकंड होंगे, तो 36 और जीरो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 10 की घात कितनी हो गई 5j। अब यहाँ पर पॉइंट लगा दो तो घात बढ़ जाएगी, 3.6 वो 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल आ जाएगा उत्तर। अगला सवाल क्या है, किसी तार का प्रतिरोध क्या है, 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार बनाया जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो R1 बराबर कितना है 16। तो देखो L1 बराबर तो L रहा है, L2 क्या हो गया, पहले की लंबाई को आधा कर दिया, अब आयतन तो समान रहेगा, तो L1 बराबर A2 L2 हो जाएगा, राइट। यहाँ से क्या लिखो A1 और इसको इधर लाओ A2, ये L2 इधर आ जाएगा, तो L2 का मान कितना है L2 की जगह क्या लिखोगे L/2 और L1 की जगह क्या लिखोगे L, ये कैंसिल 1/2 आ गया। देखो अब रो बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है ρL/A, तो यहाँ R1 यहाँ L1 यहाँ A1, ऐसे R2 इक्वल टू ρL2/A2। इन दोनों समीकरण को क्या कर दो, भाग कर दो, तो R1/R2 ρL1A1, और ये चीज़ ऊपर आ जाएगी A2 ρL2, रो से रो उड़ा दो, तो क्या आ गया R2/R1 बराबर L2। देखो इसको ऊपर लिख लिया, इसको नीचे कर दिया, तो ये L2 ऊपर आ जाएगा, L1 नीचे आ जाएगा, ऐसे ही A1 ऊपर L2 नीचे आ जाएगा, A2 नीचे आ जाएगा। अब L2/L1 का मान देखो, L2 का मान हमें कितना दिया है, L2 का मान है L/2, तो इसकी जगह लिख देंगे L/2, राइट, L/2। और इस L1 का मान कितना दिया है, तो L दिया है, तो यहाँ L लिख दो। A1/A2, यहाँ A1/A2 का मान कितना 1/2, तो 1/2 लिख दो। और R1 का मान कितना दिया, R1 का, तो R1 का 16, तो यहाँ 16 लिख दिया, ये उड़ा दिया, यहाँ 2 दूना 4। अब देखो 4 से इसको भाग कर दो, 4 चक्कू 16, तो ये 4 1 4, इधर 4 आ जाएगा, 16/4 मतलब 4 चक्कू 16। ये भी सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगा लें जरूर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, देखो दिए गए परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात करो, तो आपको क्या सिखाया कि जो संधि की ओर आ रही हैं वो प्लस और जो जा रही हैं वो माइनस, तो ये आ रही है तो प्लस, ये भी आ रही है, तो देखो ये I1 आ रही है आई, और ये भी आ रही है तो प्लस, ये भी आ रही है तो ये भी प्लस। अब देखो 10 तो जा रही है तो माइनस, 3 भी जा रही है माइनस। अब देखो 6 3 9, 10 में से 9 घटाया -1 बचा, -1 -3, तो -4 हो गया, 4 को इधर लाओ प्लस का हो गया, आ गया आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं, किसी 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है, 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर देखो सेल के सिरों के बीच विभवांतर और सेल से प्राप्त धारा का मान ज्ञात कीजिए। ई बराबर दिया है 1.5 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लिखते हैं, बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से लिखते हैं, तो वी निकालना है और आई निकालना है। अब आई बराबर क्या होता है फार्मूला, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो यहाँ कैपिटल आर का मान 1.5, कैपिटल ई का मान 1.5, आर का मान 2.8, स्मॉल आर का मान 0.2। अब देखो जोड़ो तो ये 30 हो जाएगा, मतलब 3.0 दशमलव से दशमलव उड़ा दिया, 15 दूनी 30, 1/2 आ गया, पॉइंट लगाया 10 हो गए, 2 पंचे 10, 5 एम्पियर आ गया। अब निकाल लो वोल्टेज, तो ओम का नियम लगाओ, वी अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है आर, तो वी बराबर क्या हो जाएगा आई आर, आई का मान कितना है 0.5 और यहाँ कैपिटल आर का मान क्या है 2.8। तो देखो 5 अट्ठे 40 का 0 और 5 दूनी 10, 10 4 14, 2 संख्या 1 और 1 2 संख्या बाद 0.12, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इतने वोल्ट आंसर आ गया। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए हल करते हैं। दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले, यह है 10 ओम वाले प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जब स्विच एस खुला हो और जब स्विच एस बंद हो। जब ये बंद होगा
तो ये समांतर क्रम हो जाएगा, और जब खुला है तो ये श्रेणी क्रम हो जाएगा। अब श्रेणी क्रम है तो क्या लिखोगे, R बराबर लिखोगे 10 और प्लस ये 30, तो 10 30 कितना हो जाएगा 40, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 40। अब R का मान पता चल गया, ओम का नियम लगा दो, V/I = R होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, R नीचे आ जाएगा, तो I बराबर V/R। V का मान कितना है 20 और R का मान कितना है, तो R का मान है 40, तो ये 0 से 0 उड़ा दो, 1/2 यानी भाग किया 0.5 एम्पियर आ गया। जब स्विच बंद होगा तो ये और ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में कोई मतलब ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, केवल 10 ही से निकाल देंगे, यानी V/I = R, क्योंकि समांतर क्रम में तो वोल्टेज सेम होता है। तो VI = क्या हो जाएगा, ये R नीचे आ जाएगा। V का मान कितना है, तो V का मान 20, R का मान कितना है 10, तो 10 दूनी 20, 2 एम्पियर आ गया। अगले सवाल को समझते हैं। कह रहा व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को लिखिए, दिए गए परिपथ में एमीटर द्वारा मापी गई धारा ज्ञात कीजिए। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत P/Q = R/S है, सबको मालूम है। तो देखो, अगर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत होगा तो दोस्तों 10 और ये 10 इनका कोई मतलब नहीं, ये प्रभावहीन हो जाएंगे, राइट। जब ये प्रभावहीन हो जाएंगे तो ये तीनों श्रेणी क्रम, ये तीनों श्रेणी क्रम जोड़ लिया, तो 20 20 40 20 60, 20 20 40 20 60, तो 60 60 आ गया। अब दोनों को किस क्रम में जोड़ दो, समांतर क्रम में, तो 1/60 1/60, तो हर बराबर है, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 2/60, तो 30 आ जाएगा 1/, तो ये R ऊपर जाएगा, तो R का मान 30 आ गया। अब यहाँ से वोल्टेज निकाल दो, V/I = क्या होता है R, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R, तो V का मान कितना दिया है 60 और R का मान कितना आया 30, तो 30 दूना 60, 2 एम्पियर आ गया। अब इसे देखो, कह रहा है निम्न संयोजन में बिंदुओं A तथा B के मध्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब ये संयोजन दिया था उसने, राइट। अब तुम्हें समझना है कि ये जो है, देखो ध्यान से, ये यहाँ से जाके जुड़ गया, फिर ये ऐसे आके यहाँ जुड़ गया, तो कहीं ना कहीं व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन बन गई, ये बीच में आ गया, तो देखो ये बीच में लिख दिया, ये और ये एक साथ लिख दिए, ये और ये एक साथ लिख दिए। कैसे पता चला व्हीटस्टोन सेतु है, तो P/Q = R/S होना चाहिए। P 3 और Q कितना है 6, तो 3/6, और यहाँ भी 3/6 भाग किया तो 1/2 1/2 बराबर आ गया, तो व्हीटस्टोन सेतु है। तो क्या करो, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दो, 3 और 6 6 3 9, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दो 6 3 9, फिर दोनों को किस क्रम में जोड़ दो, समांतर क्रम में। क्यों, क्योंकि इसका एक सिरा और इसका एक सिरा एक साथ जुड़ा है, तो 1/9 1/9, तो 2/9 2, अब ये R ऊपर ले जाओगे तो 9 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, भाग कर लो, 2 चक्को 8 बचा 1, पॉइंट लगाया, 2 पंचे 10, आंसर आ गया।